नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक हुई है, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे। एडीजी, आईजी, कमिश्नर समेत तमाम अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद रहे। खिचड़ी मेले को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बड़ी मीटिंग हुई है। गोरखपुर में सीएम योगी ने समीक्षा मीटिंग ये ली है। अधिकारियों से फीडबैक भी लिया गया है कि मेले को लेकर किस तरह की तैयारियां जमीनी स्तर पर चल रही हैं। तो तमाम अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद रहे। खिचड़ी मेले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह मीटिंग की है, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी की यह बड़ी बैठक हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दरबार लगाया है, जहां पर प्रदेश के आसपास के सभी जिलों से आए सैकड़ों फरियादियों ने जो है उन्होंने अपनी समस्याएं रखी। मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने जनता दरबार में मौजूद अधिकारियों को तत्काल निस्तारण करने के निर्देश भी दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने ये बयान दिया और बयान देते हुए कहा कि कलयुग की शुरुआत गुजरात से हुई है। ये उन्होंने कहा है। श्री कृष्ण ने जहां अंतिम सांस ली, वहीं से कलयुग की शुरुआत हुई है। अखिलेश यादव, जिनका यह बयान सामने आया कलयुग को लेकर, उन्होंने कहा कि कलयुग की शुरुआत गुजरात से हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम सांस अपनी गुजरात में ली थी और वहीं से ही कलयुग की शुरुआत ये हुई है। तो अखिलेश यादव ने ये सीधा सीधा सरकार को घेरते हुए यह बयान उन्होंने दिया है। और गुजरात को लेकर उन्होंने कहा कि कलयुग की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और गुजरात से कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। और भगवान श्री कृष्ण का जिक्र उन्होंने किया कि भगवान श्री कृष्ण ने जहां पर अंतिम सांस ली वो गुजरात है और वहीं से कलयुग की शुरुआत हुई है। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, जिन्होंने गुजरात को लेकर यह कहा है कि कलयुग की शुरुआत हुई है, भगवान श्री कृष्ण का भी जिक्र किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुन लेते हैं। जो इतिहास है, जो पौराणिक सच्चाई, उसको हम और आप बनाना तो सही तो बनना। श्री कृष्ण का ये कार्यक्रम है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसमें रिसर्च करो, जानकारी दो, हासिल करो कि क्या सच्चाई है उसमें। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण जिसमें प्राण छोड़े, उसी समय से मान्यता है कि कलयुग शुरू हो गया। और वो स्थान जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने प्राण छोड़े वो गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बाबा साहेब आंबेडकर मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान हमारे लिए रक्षा कवच का काम करता है। आंबेडकर जी ने हमें संविधान दिया है और लोकतंत्र में ये हमारे लिए रक्षा कवच का काम करता है। संविधान हमारे लिए, आपके लिए ये संविधान रक्षा करता है। हमें आपको सम्मान देना और जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी अपमानित करना चाहती है। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने कभी सम्मान नहीं किया संविधान का, लोकतंत्र का और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। जो बीजेपी के लोग, केवल एक नहीं, बीजेपी के सभी लोगों को माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी जनता के बीच जाएगी, इन किसान भाइयों से, नौजवानों से अपील करेगी, माताओं बहनों से, भारतीय जनता पार्टी को हराओ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके ऐसी बहस छेड़ना चाहती है देश में जिससे उसे लाभ मिले। नए साल और क्रिसमस के दौरान नोएडा प्राधिकरण की खूबसूरत पहल। सेक्टर 18 में नोएडा प्राधिकरण ने पहली बार विंटर कार्निवल का आयोजन ये किया और ये कार्निवल 2 दिन के लिए सेक्टर 18 में लगाया गया है, जो नोएडा वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। साथ ही यहां पर होममेड बनी चीजें भी आसानी से मिल जाएंगी। ये रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। नोएडा में नोएडा प्राधिकरण ने पहली बार नोएडा की जनता के लिए एक खूबसूरत सा प्रयास किया। आपको बता दें कि क्रिसमस और नए साल को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने पहली बार जो है नोएडा में विंटर कार्निवल का आयोजन किया है।
इस विंटर कार्निवल के आयोजन करने का नोएडा प्राधिकरण का मेन उद्देश्य यह है कि नोएडा वासियों को पता चल सके कि नोएडा में भी जो है कलाकार और शिल्पकार मौजूद हैं। आपको कुछ भी खरीदने के लिए या घर को डेकोरेट करने के लिए, खूबसूरत कपड़े खरीदने के लिए, हैंडमेड सामान खरीदने के लिए नोएडा से बाहर जाने की जरूरत नहीं है और नोएडा में ही आपको ये सारी चीजें एक जगह पर मिल जाएंगी। और इसी के लिए जो है नोएडा प्राधिकरण ने विंटर कार्निवल का जो है आयोजन किया है। आप देख सकते हैं कि इस समय हम विंटर कार्निवल में मौजूद हैं और यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरती के साथ खूबसूरत चीजों का जो है स्टॉल लगाया गया है, जो कि कहीं ना कहीं हाथ से बनी हुई चीजें हैं। आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर प्लेट्स की स्टॉल है, बॉटल्स हैं, जो है हाथ के बने हुए कपड़े हैं, इसके साथ साथ हैंडमेड हैंडलूम के सामान है। यहाँ पर जो है बैग्स हैं, हाथ के बने हुए पर्स हैं, इसके साथ ही हाथ से बने हुए घर को डेकोरेट करने के खूबसूरत से सामान है। आप देख सकते हैं कि ये शॉप पे जो हम खड़े हैं ये काफी खूबसूरत मूर्तियां लगी हुई हैं, ये सब भी हाथ की बनी हुई हैं। बैग्स लगे हुए हैं, वो भी हाथ के ही बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कार्निवल जो है नोएडा प्राधिकरण के द्वारा जो लगाया गया है, ये नोएडा वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। 2 दिन के लिए ये कार्निवल लगाया गया है और आपको बता दें कि यहाँ पर लोगों के लिए काफी कुछ है खरीदारी करने के लिए। जैसा कि नया साल करीब आ चुका है और क्रिसमस करीब है और ऐसे में सर्दियां भी बढ़ रही हैं और जो है इस छोटे से कार्निवल में जो है लोगों को सारी चीजें यहाँ मिल जाएंगी। नए साल के लिए भी सामान मिल जाएगा, क्रिसमस के लिए भी सामान मिल जाएगा, ठंड से बचने के लिए यहाँ हैंडमेड रजाई, हैंडमेड गद्दे, हैंडमेड रजाई, हैंडमेड शॉल, हैंडमेड जो है चादरें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। साथ साथ देख लीजिए हैंडमेड ये सारे सुंदर सुंदर लैंप्स की स्टॉल लगाई गई है। इसके साथ ही आपको दिखाते हैं कि बहुत सारी ऐसी खूबसूरत चीजें हैं जो हाथों से बनाई गई हैं और यहाँ पर लोगों के लिए मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं कि ये देखिए स्टॉल ये भी है, इसमें भी जितना भी सामान है ये सब हैंडमेड है। क्या है ये भैया, क्या चीज है ये? बास्केट है। किस चीज से बनी हुई है? राफिया, पेपर राफिया। पेपर राफिया से। ये सारी चीजें पेपर राफिया से बनी हुई हैं। और जो पीछे कुशन लगे हुए हैं वो टफ्टेड कुशन, वो हैंडलूम्स। और ये बड़े सुंदर से वॉल हैंगिंग टाइप पे दिख रहे हैं, ये किस चीज से बने? मैक्रेम, कॉटन मैक्रेम। कॉटन मैक्रेम। ये सारी चीजें हाथ से बनी हुई हैं। क्या प्राइस होगा इनका? इसका 800 है, इसका भी 800 है, ये 1000। देखिए जैसा कि हाथ से बनाने में काफी मेहनत लगती है और मेहनत का सामान जो है यहाँ पर आपको कम दामों पर मिल जाएगा और सबसे बड़ी बात है हाथ से बना सामान खूबसूरती से मिल जाएगा। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं और उनसे हम बात कर लेते हैं। तो सर, जिस तरह से नोएडा प्राधिकरण ने ये पहल की है नोएडा के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अद्भुत पहल है और जब ईयर एंड हो रहा है, क्रिसमस का त्योहार हमारा नजदीक है, तो ऐसे में सभी छुट्टी के मूड में होते हैं और B2C के लिए एक उपयुक्त माहौल है। जिस तरह से नोएडा प्राधिकरण ने ये पहल की है कि हमारे ही देश का सामान हमारे देशवासियों को खरीदना चाहिए, ये पहल काफी खूबसूरत है और देश के विकास की तरफ एक और कदम बढ़ाया है। और इस कदम में लोगों को साथ देना चाहिए, सरकार का और प्रशासन का, और अपने देश को विकास की ओर ले जाना चाहिए। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जोई श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ, नोएडा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और लखनऊ से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, बिजली निजीकरण के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो लखनऊ से यह बड़ी खबर है, हजारों कर्मचारी लखनऊ में इकट्ठा हुए हैं और लखनऊ में आयोजित बिजली पंचायत बटेंगे तो बिकेंगे का पंचायत में यह नारा भी लगाया जा रहा है। हाथों में तख्तियां हैं और साथ ही लेटर हेड। हजारों कर्मचारी, किसान और उपभोक्ताओं का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। नाराज कर्मचारियों ने ऊर्जा मंत्री का इस्तीफा मांग लिया है। जनवरी से शुरू होगा पूरे प्रदेश में बिजली रथ, लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें भी हम आपको आगे दिखाएंगे कि किस तरह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, हाथों में तख्तियां ली हैं, बड़े बड़े ये बैनर पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें साफ साफ ये लिखा गया है। हजारों कर्मचारी लखनऊ में इकट्ठा हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने, किसानों का समर्थन मिलता हुआ भी नजर आ रहा है और तमाम लोग भी अपना समर्थन दे रहे हैं। बटेंगे तो बिकेंगे पंचायत में ये नारा भी लगाया जा रहा है। हाथों में तख्तियां हैं, लेटर हेड हैं, हजारों कर्मचारी यहां पर खड़े हुए हैं। तो नाराज कर्मचारियों ने ऊर्जा मंत्री का बकायदा इस्तीफा भी मांगा है। नाराज वो चल रहे हैं। जनवरी से पूरे प्रदेश में बिजली रथ की बात भी सामने आ रही है। बिजली निजीकरण के खिलाफ यह गुस्सा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। और संभल से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। फिलहाल यह बहुत बड़ी खबर है। संभल में खुदाई के दौरान बावड़ी मिली है। खुदाई का काम वहां पर चल रहा है।
और 3 मंजिला ढांचा यह बताया जा रहा है फिलहाल, जो अब तक अपडेट सामने आ रही है। चंदौसी शहर के बावली कुएं की यह खबर है। संभल में इस वक्त जो है खुदाई का काम चल रहा है, दूसरा दिन है आज खुदाई का। एएसआई की टीम सर्वे कर रही है। कोर्ट के आदेश के बाद यह सर्वे वहां पर चल रहा है और खबर आ रही है कि बावड़ी वहां पर मिली है। और ये तस्वीरें आप देखिए, यही वो बावड़ी है जिसका जिक्र किया जा रहा है। खुदाई के दौरान जो मिली है, चंदौसी शहर के बावली कुएं की खुदाई यहां पर की गई है और दूसरा दिन ये खुदाई का चल रहा है जिसमें ये बावड़ी मिली है। हालांकि खुदाई का काम अभी चल रहा है। एएसआई की टीम मौके पर मौजूद है, सर्वे किया जा रहा है और कोर्ट के आदेश के बाद ये सर्वे चल रहा है। और फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, 3 मंजिला ढांचा यह बताया जा रहा है, जिसको आप देख सकते हैं। जितनी खुदाई होती जा रही है, ये ढांचा जो है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो 3 मंजिले के आसपास ये बताया जा रहा है और फिलहाल अभी भी खुदाई का काम चल रहा है। दूसरा दिन आज है और ये बावड़ी बताई जा रही है। फिलहाल ये जांच का विषय बना हुआ है, इस पर रिसर्च होगी, स्टडी होगी, उसके बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। फिलहाल एएसआई की टीम मौके पर मौजूद है, सर्वे का काम चल रहा है, तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। रानी सुरेंद्र की पोती हूँ, उनके बेटे लल्ला बाबू और विष्णु कुमार जी की बेटी। हम 5 बेटियां हैं, हमारे कोई भाई नहीं था, तो मेरे पापा ने मुझे यहाँ बुला रखा था कि उनकी केयर टेक के लिए। तो ये प्रॉपर्टीज अब जहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा है, खुदाई का काम चल रहा है, कैसी प्रॉपर्टी थी, क्या था इस प्रॉपर्टी में? ये एक तरीके से खेत था हमारा और यहाँ पे फार्मिंग होती थी चारों तरफ। ये बावड़ी कुआं था, कुएं के अंदर रूम्स बने हुए थे। उसमें ये लोग आते थे, पापा लोग, जैसे खेती बाड़ी हो रही है तो सब लोग मतलब फार्मिंग वगैरह कैसे होती थी देखने के लिए यहाँ रेस्ट करने बैठ जाते थे। अच्छा, ये जो पूरा एरिया था, ये फिर आपने सेल आउट किया था कि कैसे ये पूरा एरिया जो? ये मेरे फादर ने किया था और मतलब अब एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी, मेरे चाइल्डहुड पे ही हुआ है सेलर। तो पापा ने खेत बेचा था, बावड़ी कुआं नहीं बेचा था। नहीं बेचा था, तो फिर इसको लेके अब ऐसी थी प्रॉपर्टी छोड़ी भी? नहीं, ये प्रॉपर्टी हमने वैसे बदायूं के अनेजा जी हैं, उनको सेल की थी। अब उन्होंने इसको प्लॉटिंग करके माउंटेन्स में सेल करी है, कैसा करा है ये मुझे नॉलेज में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा, जो कि 3 दिनों तक चलेगा और इसकी जानकारी राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी है। पौष शुक्ल द्वादशी 11 जनवरी 3 दिन का कार्यक्रम करेंगे। 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी। 5 अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। पहला स्थान है यज्ञ मंडप। इसमें जनता नहीं जा पाएगी, जिसको हम बुलाएंगे वही आ पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों की जीवनी अब शहीद वॉल पर देखने को मिलेगी। प्रयागराज के इन्हीं गुमनाम शहीदों की स्मृति में सिविल लाइंस में शहीद वॉल का निर्माण वीरेंद्र पाठक द्वारा यह करवाया गया था। वहीं अब स्मार्ट सिटी द्वारा विकास कार्य भी करवाए जा रहे हैं। रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। ये ऐतिहासिक स्मारक महाकुंभ के दौरान पर्यटकों और श्रद्धालुओं को प्रयागराज के बलिदानी सपूतों की स्मृति से परिचित कराएगा। ये करीब 3 करोड़ 5 लाख के बजट से तैयार किया गया है। उम्मीद है कि महाकुंभ के पहले ही इसका उद्घाटन हो जाएगा। वहीं अधिकारियों की लापरवाही कारण अभी कुछ काम बाकी है, जिसके कारण शाहीद वॉल का उद्घाटन बीच में अटका हुआ है। कुंभ नगरी प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक इस बार महाकुंभ में आध्यात्मिक अनुभूति के साथ शहीदों के बलिदान की गाथा से भी रूबरू हो सकेंगे। सरकार ने प्रयागराज में देश की आजादी में अपना बलिदान करने वाले गुमनाम बलिदानियों को
चिन्हित कर उनके बलिदान की गाथा लोगों के बीच पहुंचाने के लिए शहीद वॉल का निर्माण कराया है। प्रयागराज स्मार्ट सिटी की तरफ से इसका निर्माण किया गया है। निर्माण पूरा होने के बाद इसमें अब फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। वॉल में शहीदों के 30 छोटे म्यूरल्स से फोटो बनाए गए हैं। साथ ही उनका परिचय भी रेड सैंडस्टोन में लिखा हुआ है। ये बताइए, जो आपने तैयार किया है शहीदों का चित्र और जो योगी सरकार की मंशा है, कितना उत्साहित है कि इससे आने वाले पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा? सर, देखा जा रहा है कि हम लोग सर अभी हाल में ही हम लोग सैंड आर्ट भी करते हैं साथ में। ये स्कल्पचर है और काफी हमको एक अच्छा एक अचीवमेंट, एक अवसर प्राप्त हुआ कि शहीद वाल पे हमारे बनाए गए ये कलाकृति को लगाया गया है। काफी दर्शक आ रहे हैं। जैसा कि विहंगम कुंभ 2025 का आगमन हो चुका है, तो सर काफी ज्यादा खुशी भी मिल रही है कि हम जैसे कलाकारों को एक अवसर मिला है और ये शहीदों को याद करके एक सर हम लोगों ने यहाँ पे प्रतिलिपि तैयार की गई है। जो वैज्ञानिक थे, किताबों में थे, जिनकी कोई जानकारी नहीं थी, घर से निकाल के खोज के उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके यहाँ सारे शहीद लगाए गए हैं। इसमें 3 शहीद ऐसे हैं जो 1857 की लड़ाई के हैं और 26 शहीद हैं जो 1900 बाद आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं। एक महिला क्रांतिकारी हैं दुर्गा भाभी, उनको भी यहाँ स्थान दिया गया है क्योंकि वो इसी अविभाजित प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद कहा जाता था, उसकी है। साथ ही एक सेना के शहीद हैं और एक पुलिस के शहीद हैं। भले ही अधिकारी आश्वासन दे रहे, मगर अगर बात की जाए तो महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होगा। यहाँ पर जो LED बॉल लगने थे और जो हाईटेक साउंड सिस्टम लगने थे, जिससे शहीदों के बारे में जानकारी मिल पाती, वो अभी नहीं हो पाया। फिलहाल अब देखना होगा कि कैसे इसकी तैयारी होती है और कब से ये शहीद वाल भव्य और दिव्य तरीके से महाकुंभ में आने वाले जो श्रद्धालु उनको अपनी तरफ आकर्षित कर। कुंभ नगरी से सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर जहां आवाज है, अखाड़े ने मडुका नैनी आश्रम से लेकर मेरा क्षेत्र की छावनी अखाड़े तक छावनी प्रवेश यात्रा निकाली है। वहीं छावनी प्रवेश में घोड़े, ऊंट, बैंड बाजे और साथ ही नागा साधु संत भी शामिल हुए हैं। महाकुंभ 2025 को लेकर जहाँ पहले जूना अखाड़ा ने छावनी प्रवेश किया था, तो आज प्रयागराज में श्री 10 नाम आवाहन अखाड़ा का आज छावनी प्रवेश हुआ। जहाँ मनोका आश्रम से निकलकर ये पूरी तरह से छावनी प्रवेश के लिए यात्रा निकली है, जिसमें साधु संत और नागा साधु घोड़ों की सवार सवार साधु संत शामिल है और ये के साथ जहाँ साधु संत इस यात्रा में शामिल है और भव्य और दिव्य तरीके से महाकुंभ की जो बात हो रही थी, वो पूरी भव्यता और दिव्यता इस महाकुंभ में दिखने लगी है। जहाँ महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है और ऐसे में आप देख सकते साधु संत जहाँ आवाहन अखाड़े की छावनी प्रवेश कर रहे हैं, ये सीधा आश्रम से निकलकर लंबी दूरी तय करते हुए ये सीधा संगम क्षेत्र के अपने छावनी अखाड़े में जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर नागा साधु अपने किस तरह से कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और सारी चीजें आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल हम अखाड़े के साधु संतों से ही बात करेंगे जो किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है और क्या कुछ खास है। फिलहाल हम बात करने की कोशिश करेंगे अखाड़े के जो आएंगे एनवायरमेंट, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह से व्यवस्थाएं हैं और क्या है हमारी सारी व्यवस्था, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। आवाहन अखाड़े की जिस तरह से यात्रा निकल रही है और हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं एनवायरमेंट बाबा है जो कि अखाड़े के महंत है और उनके साथ यहाँ पर बिहार के कैबिनेट मंत्री भी है जो यहाँ पर शामिल है और यात्रा ये पूरी चल रही है और भव्य और दिव्य तरीके से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये यात्रा चल रही है, जिसमें साधु संत शामिल है और साथ ऐसे में यहाँ पर आपको हम दिखा सकते हैं किस तरह से यात्रा चल रही है और यात्रा में लोग शामिल हैं और भव्य और दिव्य तरीके से इस यात्रा में साधु संत शामिल है। और आपको जिस तरह से छावनी प्रवेश हो रहा है, एक भव्य तरीके से आवाहन अखाड़े का छावनी प्रवेश हो रहा है जिसमें साधु संत शामिल है। आवाहन अखाड़े के साधु संत भी है, उनसे बात करेंगे कि छावनी प्रवेश कर रहे हैं आवाहन अखाड़े से, किस तरह से भव्यता दिखता है, क्या खास होगा छावनी में और क्या संदेश देना चाहेंगे।
विशेष तौर पर प्रशासन की तरफ से छावनी की पूर्णतः व्यवस्था सुचारू रूप से की गई है और खास संदेश यही है संगम नगरी से कि आने वाले सनातन का समय है भविष्य में, इसलिए हम सबको एक रहना है, सेफ रहना है। और दूसरी बात, संगम की नगरी में और यहाँ के स्थानिक लोगों में महात्मा संतों के प्रति जो श्रद्धा, उत्साह, उनका दर्शन करने का, नमन करने का, पुष्प वर्षा करने का वाकई जो है सराहनीय और वंदनीय, अभिनंदनीय है। ऐसा उत्साह कई सालों बाद दोबारा दिखने में आ रहा है। यहाँ की क्षेत्रीय जनता संतों को तन मन धन से हर एक प्रकार की उनकी जो क्षमता है, जिस व्यवस्था में वहां से निकल रहे हैं, जहां से गाड़ी घोड़ा हाईवे से चल रहे, तो भी दोनों हाथ उठाकर प्रणाम कर रही है, संतों का आशीर्वाद ले रही है। वाकई खूब खूब धन्यवाद है, अभिनंदन है यहाँ की स्थानीय जनता को। प्रयाग की जनता जिस तरह साधु संतों का स्वागत कर रही है, पुष्प वर्षा कर रही है और साधु संत भी सीएम योगी के बातों के कटोगे के बयान का समर्थन कर रहे हैं कि हम एक है और सेफ है। और ऐसे में भव्य शोभा यात्रा आवाहन अखाड़े की निकाली जा रही है और ये यात्रा छावनी प्रवेश करेगी और अखाड़े के जो छावनी शिविर है उसमें अब साधु संत रहेंगे। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। बरेली में घर से निकलते ही बुजुर्ग का खेत में मिला शव, मृतक नेत्रपाल की गला दबाकर अज्ञात लोगों ने की हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक की टीम, जांच शुरू। कुशीनगर में बस हुई हादसे का शिकार। हादसे के वक्त बस में सवार थे 43 छात्र और अध्यापक। हादसे में 11 छात्र घायल, अस्पताल में भर्ती। आगरा में हाईकोर्ट खंडपीठ स्थापना की मांग को लेकर आंदोलन। जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार तमाम प्रयासों के बावजूद अभी तक नहीं हुई हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना। कानपुर नवीन फूल और सब्जी मंडी के उमेश सिंह तोमर की दबंगई का वीडियो वायरल। पूर्व डीसीपी पश्चिम के आदेश पर शांति भंग में गया था जेल। संचेड़ी थाना क्षेत्र की घटना। रायबरेली में आम आदमी पार्टी का हुआ विस्तार। पदाधिकारी ने लिया पार्टी की सदस्यता। विधानसभा प्रभारी सुदेश सिंह के नेतृत्व में बनाए गए पदाधिकारी, सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी रहे मौजूद। बदायूं में हिंदू संगठनों के सदस्यों ने किया सूर्य कुंड पर महादेव का जलाभिषेक। फतेहपुर में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का बड़ा बयान। बीजेपी के पास इन दिनों युवाओं को देने के लिए कोई रोजगार नहीं। फर्रुखाबाद में हलवाई के साथ लाखों की लूट का मामला। 1 दर्जन से अधिक दबंगों ने हलवाई के साथ की मारपीट। बागपत में हुआ बड़ा हादसा। बिजली का खंभा टूटकर घर पर गिरा। महिला गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटलाइज्ड। मैनपुरी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जिले के अलग अलग क्षेत्र से पुलिस ने 54 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। ललितपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बुलंदशहर में किसान की हत्या से हड़कंप मच गया। परिजनों में मचा कोहरा। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। गाजीपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1 करोड़ की हेरोइन के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।